जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि पढ़ाई का ध्यान तो मैं आप लोग का रखता ही हूं, तभी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो ये वीडियो होने वाली है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। भूगोल की उनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन विश्व, तो उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की सहायता से इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको सारे सिद्धांत, पूरा जो चैप्टर है उसको बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। बस आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को बहुत ध्यान से और आखिरी तक देखना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखोगे तभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। अगर आप लोग सोचोगे कि मैं शुरू के 5 मिनट 10 मिनट देख लूँ और मेरे को समझ में आ जाए, तो ये बिल्कुल असंभव है। तो आप लोग को क्या करना है कि आखिरी तक आप लोग को वीडियो में बने रहना है। आप एंड में एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, एंड में एक सरप्राइज है। तो जो बच्चे आखिरी तक वीडियो को देखेंगे वही उस सरप्राइज को जो है उनको पता लग पाएगा कि क्या सरप्राइज है। तो चैप्टर का नाम एक बार और हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है भारत। हम लोग को इस चैप्टर के अंदर भारत के बारे में बात करना है, अपने देश के बारे में बात करना है कि भाई देश का हमारा आकार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है, स्थिति क्या है, हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तमाम चीज़ें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की जो है चैप्टर है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोग को एक एक फैक्ट समझाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया ना यहाँ से, तो आप लोग को इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चीज़ समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। लाइन बाय लाइन में पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ पर हमारे भारत के बारे में बताया गया है कि भाई भारत क्या है, प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी विश्व में कई सारी प्राचीन संस्कृतियां हैं, उसमें से भारत भी एक है। पिछले 5 दशकों में, एक दशक का मतलब होता है 10 साल। कितना होता है दोस्तों, एक दशक का मतलब होता है 10 साल, तो 5 दशक का मतलब हो जाएगा 50 साल। यानी कि पिछले 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की। यानी कि भारत ने काफ़ी विकास किया, इन क्षेत्रों में काफ़ी भारत जो है आगे बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने खूब जो है आगे बढ़े हैं दोस्तों, खूब खेती होती है हमारे देश के अंदर। यहाँ के किसान खूब सारा अनाज उगाते हैं। उद्योग आप लोग देखते हैं कि अपने आसपास से कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना विकास हो गया है ना। एक मेम भी वायरल हुई थी, टेक्नोलॉजिया, तो उसके क्षेत्र में कितना विकास हो गया कि नहीं हो गया है। आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, सब चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इस क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी जो है विकास किया है दोस्तों। हर घर के अंदर आप लोग को एक स्मार्टफोन मिलेगा, बिजली मिलेगी, तो सब लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कंप्लीट विकास। आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है दोस्तों। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। तो यहाँ पर जो है भारत के बारे में बात की गई कि भारत ने कहाँ कहाँ पर जो है विकास किया है, इसको हम लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्थिति के बारे में। किसके बारे में, स्थिति के बारे में। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग समझने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारत एक विशाल देश है दोस्तों, बहुत बड़ा देश है ना। उत्तर से लेके, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, उसके बाद में पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है दोस्तों। इतना बड़ा देश हमारा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप लोग के लिए ये शब्द नया होगा कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है सर जी, तो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश
अब दो शब्द यहाँ पर आए हैं, उत्तरी गोलार्ध और उत्तर अक्षांश, ये भी समझाऊंगा मैं आपको। 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक, ठीक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 उत्तर देश को जो है दो बराबर भागों में, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये दो जगहें हैं, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। और बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार देख सकते हैं। एटलस एक बुक होती है जिसके अंदर भारत के मैप वगैरह दिए होते हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर, पहले तो समझेंगे उत्तरी गोलार्ध को। किसको समझेंगे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब क्या होता है? उत्तर अक्षांश को समझेंगे, उसके बाद में पूर्व देशांतर को समझेंगे। ये शब्द हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए विश्व का नक्शा, ठीक है दोस्तों। आप लोग विश्व का नक्शा देखिए। आप लोग ये देख रहे हैं ना, महाद्वीप हैं ये सारे, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप हैं। क्या आप लोग को एक और चीज़ इसके अंदर दिख रही है? क्या आप लोगों ने गौर किया कि इस जो आपका ग्लोब है इसके अंदर कई सारी लाइनें बनी पड़ी हैं? देखिए लाइनें बनी पड़ी हैं और नंबर लिखा पड़ा है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लाइनें बनी हैं और कुछ इस तरीके से बनी है, 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये क्या है? इन्हीं लाइनों में से एक लाइन को बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय, अक्षांश रेखा, और एक लाइन को बोलते हैं देशांतर रेखा। तो वो मैं समझाता हूँ, पहले ध्यान से देखिए। ये 0 डिग्री लाइन आप लोग को दिख रही होगी, ये 0 डिग्री लाइन आप लोग को दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब है इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं दोस्तों। ये क्या करती है कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट देती है। ये अगर ये पूरी पृथ्वी है ना दोस्तों, तो इसको दो बराबर भागों में इसने जो है बांट दिया। तो 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से को, यानी ये पूरा जो हिस्सा आप लोग को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि गोले का उत्तरी हिस्सा। सेम टू सेम इसी तरीके से, सेम टू सेम इसी तरीके से 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि गोले का दक्षिणी हिस्सा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध किसे बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध किसे बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझिए। उसके बाद में आप लोग देखिए, दो तरह की रेखाएं होती हैं, एक होती है अक्षांशीय रेखा और एक होती है देशांतरीय रेखा। तो ध्यान से देखिए, ये जो 0 डिग्री है ना, जो इस तरीके जो रेखा दाएं से बाएं खींची जा रही है, देखिए यहाँ से दाएं से लेकर के बाएं खींची जा रही है, दाएं से लेकर बाएं खींची जा रही है, दाएं से बाएं खींची जा रही है, दाएं से बाएं खींची जा रही है, दाएं से बाएं खींची जा रही है, ठीक है, दाएं से बाएं खींची जा रही है, दाएं से बाएं खींची जा रही है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। इन तमाम रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांशीय रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश का मतलब हो गया कि ये 0 डिग्री की जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री की जो लाइन है, इसके ऊपर जितनी भी लाइनें हैं, चाहे ये 15 डिग्री उत्तर की लाइन हो, चाहे 30 डिग्री की लाइन हो, चाहे 45 डिग्री, ये सब क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांशीय रेखा, क्योंकि ये अक्षांश रेखा है। और उत्तर क्यों कहलाएंगी? क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है। और मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी, और यहाँ पर पाई जाने वाली प्रत्येक अक्षांशीय रेखा को क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांशीय रेखा। सेम टू सेम इसी तरीके से 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिणी, और यहाँ पर पाई जाने वाली प्रत्येक अक्षांशीय रेखा क्या हो जाएगी? दक्षिणीय अक्षांशीय रेखा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया अक्षांशीय रेखा किसे बोलते हैं? कई सारी अक्षांशीय रेखाएं, जैसे कि ये 0 डिग्री भी अपने आप में एक विषुवत रेखा क्या है? एक अक्षांशीय रेखा है। विषुवत रेखा क्या है दोस्तों? एक अक्षांशीय रेखा है। विषुवत रेखा जो है एक क्या है दोस्तों? अक्षांशीय रेखा है। तो 0 डिग्री के ऊपर जो बढ़ेंगे तो फिर
एक रेखा आती जो होती है 23.5 डिग्री की, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था ना अभी, यहाँ पे ये देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को, क्या दोस्तों, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, ये भी क्या है दोस्तों, एक अक्षांश रेखा। और ये कहाँ पर आएगी, 15 के बाद आता है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो यहाँ पर ये आएगी। तो यहाँ पर से होकर के गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कर्क रेखा। सेम टू सेम इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी, यानी कि 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से में भी 23.5 डिग्री रेखा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मकर रेखा बोलते हैं। तो चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, ये सब क्या है, ये सब अक्षांश रेखाएं दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये सब अक्षांशीय रेखाएं। क्या है दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे, अब ये देखिए क्या बोला था कि भाई भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, भारत की स्थिति क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री के ऊपर वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पर स्थित है, ये देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है। लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देखिए 0 डिग्री, यानी जो कर्क आपका जो विषुवत रेखा है उसके बिल्कुल ठीक नीचे, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा देश हो गया, दक्षिणी गोलार्ध का देश है। अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका जो है, अफ्रीका को विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है और दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है। दक्षिण अमेरिका भी इसी तरह से, आधा हिस्सा दक्षिण अमेरिका का जो है उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में। पूरा जो उत्तर अमेरिका जिसके अंदर कनाडा और यूएसए हैं, ये सब कहाँ पर आते हैं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आते हैं। कंप्लीट पूरा एशिया आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है, पूरा यूरोप आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है, अंटार्कटिका आपका पूरा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है। तो भारत कैसा देश हो गया दोस्तों, भारत एक देश है उत्तरी गोलार्ध वाला देश। ठीक है, कौन सा देश है, उत्तरी गोलार्ध वाला देश। आगे देखिए, भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ। अब देखिए, उत्तर अक्षांश यानी कि कैसी रेखा होगी दोस्तों, इस तरह की कोई रेखा होगी, इस तरह की कोई रेखा होगी दोस्तों, है ना। तो भारत जो है 2 रेखाओं के बीच में पाया जाता है, 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच में पाया जाता है। मेरे को ये लाइन थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी, देखिए ध्यान से, ये बहुत टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। ये समझ गए तो आप लोग को जो है सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है दोस्तों। अब 0 डिग्री से ऊपर देखो, 15 डिग्री जा रहा, 30 डिग्री जा रहा, 45, यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पर 8 डिग्री आएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, 8 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों, 8 डिग्री आएगा। और 8 डिग्री से भारत की स्थिति जो होती है वो शुरू होती है, यानी कि 8 डिग्री वाली जो लाइन है वो भारत से होकर गुजरती है। उसके बाद में 30 के बाद क्या आता है, 31 32 33 34 35 36 37, तो फिर एक लाइन आएगी 37 डिग्री की। तो इन 2 लाइनों के बीच में भारत स्थित है। एक तो 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री आपका जो हो गया, ये 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में जो है भारत स्थित है दोस्तों। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया भारत का, कि भारत जो है इन 2 रेखाओं के बीच में पड़ता है, इन 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच में पड़ता है। वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी रेखाएं हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसका मुख्य भाग भारत का जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांशीय रेखाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अक्षांशीय रेखा समझ में आ गई होंगी, जो दाएं से बाएं होकर के खींची जाती हैं। जितनी भी दाएं से बाएं रेखाएं हैं ना, सब क्या है दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं हैं। सब क्या है दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं। ये सारी जो है अक्षांशीय रेखाएं, और इन्हीं ऐसी ही 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति है, एक 8 डिग्री 4 और एक 37 डिग्री 6 के बीच में। तो ये आपको समझ में आ गया अक्षांशीय रेखाएं। अब दूसरी रेखाएं समझिए। एक और रेखा होती है, भारत का विस्तार एक और तरीके से दे रखा है, 68 डिग्री 7 से लेकर के, थोड़ा सा छोटा करने दीजिए मुझे,
68°7 पूर्व से लेकर के 97°25 पूर्व देशांतर तक। अक्षांश तो समझा दिया, आप देशांतर रेखाएं समझिए, देशांतर रेखाएं भी होती हैं। अब इस पे आपको जितनी भी इस तरीके की रेखाएं दिख रही है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण की दिशा में खींची गई हैं, ऐसे वाली, ऐसे वाली। जैसे आप लोग खरबूजे को काटते हो ना एक तरीके से, इसी तरीके से, है ना, एक एक कतरा निकालते हो, इस तरीके की जो रेखाएं खींची गई हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, इन तमाम रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन तमाम रेखाओं को बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतरीय रेखा। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई दो कौन कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं पृथ्वी, काल्पनिक रेखाएं, एक आपकी अक्षांशीय रेखा और एक देशांतरीय रेखा। तो देखिए इसी तरीके से एक रेखा है 0 डिग्री। जिस तरह से अक्षांशीय रेखा के अंदर ये आपको रेखा थी ना 0 डिग्री, जिसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा था, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरीके से देशांतरीय रेखाओं में एक रेखा है जो देशांतरीय रेखाओं में एक रेखा है जो 0 डिग्री पे है और जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर दिशाओं में बांटती है। एक को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। और एक को बोलते हैं आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए ये 0 डिग्री है ना, अब इसके आगे बढ़ते जाओगे तो 0 से 30 आ गया, 30 से 60 आ गया, 60 से 90, तो यानी कि बढ़ रहा है। तो 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर आएगा 68, सॉरी कितना आएगा? 97। कितना आएगा दोस्तों? 97। यहाँ पर आएगा 97। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? 2 मिनट ध्यान से देखिए, आप लोग थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। ये देखिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा इसको बोलते हैं। इसके आगे बढ़ोगे ये, फिर उसके बाद में 30 आ रहा है, 30 के बाद में 60 आ रहा है, 60 के बाद में, उसके बाद में देखिए 70 है, 70 के बाद 90 है। तो भारत, ये देखिए भारत से जो एक लाइन गुजरती है ना गुजरात साइड से, उसको बोलते हैं 68 डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? 68 डिग्री। और फिर वो कहाँ, आखिरी वाली जो रेखा है जो टच करती है देशांतरीय रेखा भारत के किस वाले हिस्से को दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को, जो है 97 डिग्री पे। तो यही इसका विस्तार दे रखा है। एक है 68°7 पूर्व से लेकर के 97°25। ये क्या है दोस्तों? इसका देशांतरीय विस्तार है ना। तो हम लोगों ने भारत का 2 तरीके से विस्तार समझा, एक अक्षांशीय विस्तार समझा इस तरीके से, फिर एक इस तरीके से हम लोगों ने विस्तार समझा। तो यही रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग समझिए, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप है और बंगाल की खाड़ी है, और तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप है और अरब, ये जो है अरब सागर। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब आप लोग पहले भारत का नक्शा देखिए, तब आप लोग को क्लैरिटी आएगी काफ़ी। भारत का नक्शा देखिए आप लोग, ये देखिए ये हमारा भारत है दोस्तों, है ना। ये हमारा दक्षिणी भारत है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? गुजरात वाला एरिया हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक अरब सागर है, और अरब सागर के अंदर जो है लक्षद्वीप पाए, छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों, लक्षद्वीप है। इसी तरीके से आपका बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में क्या पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यही आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों से सवाल पूछेगा बंगाल की खाड़ी में क्या पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में क्या पाया जाता है? लक्षद्वीप। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं ये। तो ये पॉइंट ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। वो फैक्ट क्या है कि वे भारतीय संघ राज्य का, यानी कि भारत का जो देश है, सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि सबसे साउथ, सबसे दक्षिण का जो हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। जो सन 2004 में जो भारत के अंदर खतरनाक सुनामी आई थी ना, लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। अब देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ये वाला हिस्सा जो है सबसे साउथ के अंदर आता है। भारत का साउथ का हिस्सा यहाँ तक है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है, यही ये फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़िए, यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। अब ये तो हम लोगों ने बात कर लिया स्थिति का, कि भी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। अब आकार के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में दोस्तों, आकार के बारे में देखिए,
भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में अगर जमीन के हिसाब से देखा जाए तो भारत का हिस्सा केवल 2.4% है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा देश भारत है दोस्तों। क्या है? भारत। तो इसका जो समुद्र से छूने वाला जो हिस्सा है ना और जो जमीन से छूने वाला हिस्सा है उसका क्षेत्रफल इन्होंने बताया यहाँ पे। क्या बताया? उसका क्षेत्रफल है। तो ध्यान से देखिए क्या बता रहा है। जमीन को छूने वाला जो हिस्सा है वो है आपका 15,200 किलोमीटर और जो समुद्र के साथ छूने वाला हिस्सा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बता रहा है? भारत के उत्तर पश्चिम में, पहले आप लोग को दिशा थोड़ा सा बता दिया जाए। देखिए, इस वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पूर्व क्योंकि सूरज यहीं से निकलता है, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। तो क्या बोला है? उत्तर पश्चिम। क्या बोला दोस्तों? उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम। यानी कि ये वाला जो हिस्सा बता रहा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या बता रहा है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है जिसको हम लोग हिमालय के पर्वत बोलते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। आप देखिए, एक हिंद महासागर भी है दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है पूरा ये हिंद महासागर है। इस वाले मैप में देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है, इसके नीचे जितना भी दिख रहा है ना आपको ये सब हिंद महासागर का हिस्सा है। आगे देखिए और क्या बता रहा है। आगे, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा बोला जाता है। भारत की एक मानक यामोत्तर रेखा है दोस्तों। ठीक है, जो कितने उससे गुजरती है? 82 डिग्री 30 से। ये रही दोस्तों, ये रेखा है। ठीक है, 82 डिग्री 30 से गुजरती है। मानक यामोत्तर रेखा का उपयोग समय निर्धारित करने के लिए करते हैं। ठीक है, टाइम जोन के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे, भारत की मानक यामोत्तर माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई मानक यामोत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है ना वहाँ से ये गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश रेखाओं का जो प्रभाव होता है वो दिन और रात के हिसाब से पड़ता है। ये आप लोग अगली क्लास में सीखोगे, बड़ी क्लासेस में जो जाओगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप लोग इसको ध्यान से समझिए। अक्षांश रेखा जो होती है उसका जो प्रभाव जो है दिन और रात के लिए पड़ता है और जो आपकी देशांतर रेखा होती है वो समय के लिए होती है। आगे देखिए, एक और फैक्ट भारत और विश्व के बारे में। भारत और विश्व के बारे में देखिए क्या बताया गया। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जिस देश के पास समुद्र होता है ना वो बहुत फायदेमंद देश माना जाता है क्योंकि वो आसानी से जो है ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है दोस्तों, मछली पकड़ सकता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। ठीक है, भारत के पास बहुत फायदा है दोस्तों इन सब चीज़ों का। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया और भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर
की दूरी जो कम हो गई। अब ध्यान से देखिए आप लोग, स्वेज नहर क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। स्वेज नहर देखिए, यहाँ पर एक स्वेज नहर है दोस्तों, लाल सागर के अंदर। स्वेज नहर पहले बंद थी, ठीक है, लेकिन बाद में खोला गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ ना, इस वाले मैप में आपको आसानी से दिखाता हूँ। इससे फ़ायदा ये हुआ, ये जो स्वेज नहर है वो यहाँ पर थी दोस्तों। इससे फ़ायदा ये हुआ कि स्वेज नहर जब बंद थी तो मान लीजिए कि कोई समुद्री व्यापारी है, समुद्र, आप लोगों को पता है कि समुद्री जहाज चलते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्गो के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग खरीदते बेचते हैं। तो पहले मान लीजिए कि यूरोप का कोई व्यापारी है और उसको जो है भारत आकर के सामान बेचना है, तो वो कैसे अपना पानी का जहाज लेके आएगा? वो भूमध्य सागर से यहाँ से होते हुए अफ्रीका को पूरा क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से जो है जाएगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा। कितना लंबा सफ़र उसको तय करना पड़ेगा, तब जा करके भारत या भारत के आसपास के देशों में जो है व्यापार कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जब स्वेज नहर खुल गई ये वाली, तो उसको यहाँ से ना आना आकर के वो डायरेक्ट क्या करता था, स्वेज नहर का रास्ता लेकर के लाल सागर लेकर के सीधे भारत पहुँच जाता था। तो इसने जो है बहुत बड़ी दूरी को क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया। इसलिए स्वेज नहर कब खुली थी? 1869 के अंदर, और इसने जो है दूरी को कम कर दिया दोस्तों। आई बात समझ में? लेकिन जो हमारे अंग्रेज वगैरह थे जिन्होंने हम पे कितना राज किया, तो वो लोग मान लीजिए उनको अगर भारत के अंदर आना होता था ना, तो वो लोग लंबा वाला रूट लेते थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कई दिन कई महीने लग जाते थे। लेकिन स्वेज नहर के खुलने के बाद चीज़ें कितनी आसान हो गई, यहीं से आओ सीधे, यहीं से सीधे यहीं आ जाओ, है ना। तो ये स्वेज नहर का खुलने का फ़ायदा था। आगे देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों। ऊपर हम लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा था कि भाई भारत जो है 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो अब देखिए कौन कौन से देश सबसे बड़े हैं। रूस सबसे बड़ा देश है दोस्तों। रूस इकलौता ऐसा देश है कि जो सबसे बड़ा है। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग देखिए रूस मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें तो नहीं है रूस, इसमें पूरा एशिया ही दे रखा है, ठीक है। रूस का जो हिस्सा है ना बहुत बड़ा है दोस्तों। उसके बाद में रूस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश आता है आपका कनाडा। फिर उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा देश आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। फिर चीन आता है दोस्तों। फिर उसके बाद में ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में भारत आता है। तो ये 7 सबसे बड़े देश हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है ना। कौन सा देश किससे व्यापार करता है। स्वेज नहर खुलने से देखिए आसानी से व्यापार वगैरह हो सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। आगे देखिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। अतीत में भी जो है कितने सारे व्यापारी भारत के अंदर आए, वास्को डी गामा, बहुत सारे लोग आए, तो वो लोग यहाँ से व्यापार करते थे, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती थी जो विश्व में कहीं और नहीं मिलती थी। परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, है ना। पहले लोग जहाज में सफ़र नहीं करते थे, लोग जो है रोड वगैरह से, मतलब पहाड़ों को क्रॉस करके जो है यात्रा करते थे, क्योंकि समुद्री मार्ग जो था ना बहुत समय तक लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत टफ होता था। समुद्र के बीच में लहरें तूफान आ जाना, खाना भी, भूखमरी से लोग मर जाते थे, तूफान से लोग मर जाते थे, नाव पलट जाती थी, कई सारी समस्याएं थी, और महीनों महीनों तक जो है समुद्र के बीच में भटकते रहते थे दोस्तों। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है दोस्तों। और वहीं पर इंसान जो है अगर मान लो पहाड़ों में से या फिर रोड से चले तो आराम से जो है जिंदा तो रहेगा कम से कम, है ना। किसी भी गांव वगैरह से गुजरेगा तो खाना पानी उसको मिल सकता है, अपना डेरा डाल सकता है वो। लेकिन समुद्र में कितना टफ होता है, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच। मसाले सबसे इंपॉर्टेंट, मलमल के जो कपड़े होते हैं, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाता है। भारत इस चीज़ के लिए बड़ा फेमस था, मसालों के लिए, मलमल के कपड़ों के लिए, रेशम के लिए। यहाँ से भारत से व्यापारी आते थे, भारत से खरीदते थे, फिर जाकर के यूरोप के मार्केट्स वगैरह में इसको बेचते थे, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग को पता है, हमारे देश के अंदर, ठीक है।
और आगे, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ में, हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है, थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, चीन के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, आगे देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर नेपाल के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी हमारा पड़ोसी देश है ना। फिर थोड़ा सा जो हिस्सा है वो यहाँ पर देखिए, हम लोग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। फिर श्रीलंका देखिए, दक्षिण में श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव में लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। फिर यहाँ पर बर्मा है दोस्तों, म्यांमार जिसको बोला जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये आपके सारे सवाल हैं, आप लोग इनको देखिए और इनको सॉल्व करने का जो है प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आप लोग बोलोगे कि भैया सरप्राइज़ क्या है इसके अंदर, आपने बोला था कि लास्ट में आप लोग को सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो सरप्राइज़ ये कि मैं आप लोग का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ क्लास 9th SHT का। ये सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। बस आप लोग को जो है अपने कमेंट्स की सहायता से ये बताना है कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँ या फिर केवल आप लोग को चैप्टर ही अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो ये सरप्राइज़ था। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ाई से बेटर कोई सरप्राइज़ नहीं होता है। आप लोग अगर पढ़ोगे तो ज़िंदगी में सरप्राइज़ मिलते रहेंगे। बस आप लोग को पढ़ाई अच्छी रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना